हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्री शुक्ला और आज हम लोग बीएससी का जो फर्स्ट चैप्टर है वायरस एंड प्रोकैरियोट्स उसका फर्स्ट पार्ट वायरस पढ़ने जा रहे हैं एंड आई होप यू वुड एंजॉय द वीडियो। और इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के। तो ये वायरस का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें स्पाइक्स हैं जो वायरस इसके वो सराउंड करके रखते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। तो वायरस का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि वायरस द वर्ड वायरस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज और वो वर्ड क्या लिया गया था, वायरॉन। उसका मतलब क्या होता है, पॉइजन। तो हम लोगों ने लैटिन लैंग्वेज से इसलिए लिया क्योंकि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है उसमें अब कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो बहुत पहले बोलचाल से बंद है, तो इसलिए हम लोगों ने लैटिन लैंग्वेज यूज़ की। फिर सेकेंड है वायरसेस आर मोस्ट प्रिमिटिव ए सेलुलर एंड नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब इसमें वायरस की 4 क्वालिटी बताई गई है। पहली है कि वो मोस्ट प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब सबसे छोटा होना। प्रिमिटिव का मतलब सबसे पहले आने वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वायरस होते हैं। फिर वो ए सेलुलर है। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सेल। मतलब उसमें बहुत सारे सेल, किसी भी वायरस में हम ऐसा नहीं देखेंगे कि बहुत सारे सेल मिलके कुछ बना रहे हों, उसमें सिर्फ एक सेल होता है। देन नॉन साइटोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है, जो हम नॉर्मल सेल देखते हैं उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये होता है सेल मेम्ब्रेन और ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बीच में यहाँ पे बहुत सारी ये बिंदी बिंदी जैसे वो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स छोटे छोटे जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। पर इसमें नॉन साइटोप्लाज्मिक है, मतलब इसमें ये जो बीच वाला साइटोप्लाज्म वाला एरिया है वो नहीं होता है। देन दे आर इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्यों बोल रहे हैं हम लोग इनको, क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, वायरस ओनली मल्टीप्लाई इनसाइड लिविंग बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है, जैसे जो वायरसेस हैं ये बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। वो अगर बॉडी के बाहर रहेंगे, किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर रहेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करते, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते बॉडी के बाहर। सिर्फ बॉडी के अंदर ही वो लिविंग बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी एंड दोज हु स्टडी देम इज नोन एज वायरोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं जो वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, वायरोलॉजिस्ट। और जो स्टडी होती है वायरस की उसको क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। जैसे बायो की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी, वैसे वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। और जो उसको पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे, जो वायरोलॉजी पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे, वायरोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद आते हैं हम बीफ हिस्ट्री में। बीफ हिस्ट्री का मतलब होता है कि उसके बारे में थोड़ी बहुत जो बातें की गई होंगी हिस्ट्री में उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, 10th सेंचुरी चाइना स्मॉल पॉक्स डिसीज़। इसका मतलब क्या होता है, 10th सेंचुरी में चाइना में स्मॉल पॉक्स डिसीज़ मिली थी जो किससे कॉज होती थी, वायरस से। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ येलो फीवर डिसीज ऑल्सो नोन एज येलो जैक कॉज्ड बाय वायरस। इसका मतलब क्या हुआ, एक इतिहास में एक ऐसी भी बात कही गई है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में वो येलो फीवर मिलती थी, येलो फीवर डिसीज़, उसको येलो जैक के भी नाम से जाना जाता था, जो किससे होती थी, वायरस से। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं कार्नेस ल्यूनियस। इन्होंने एक प्लांट उठाया ट्यूलिप का और उसमें ऑब्जर्व किया कि उसमें एक डिसीज़ हो रही है। अब उसमें डिसीज़ हो रही है तो उन्होंने ये देखा कि वो किससे ट्रांसमिट होती है, एफिड से। एफिड मतलब एक इंसेक्ट्स होते हैं, उससे ट्रांसमिट होने का मतलब, एक हेल्दी है, मान लो ये ट्यूलिप का प्लांट है, ये हेल्दी है और ये डिसीज्ड है, तो अगर डिसीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में डिसीज जा रही है तो कैसे जा रही है, एफिड्स की मदद से, ठीक है। और वो पता चला कि वो इन्फेक्शन जो था वो एक्चुअली कॉज वायरस से हो रहा था। फिर उन्होंने एक और डिसीज़ पढ़ी, एक और डिसीज़ सामने आई जो थी क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में, ठीक है। तो ऐसे लीफ स्ट्रक्चर था लेकिन उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, वो ग्रीन नहीं दिखता, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। तो ये जैस्मीन में ऑब्जर्व की गई 1715 में, जो इन्फेक्शियस थी और वो भी वायरस से होती थी। 30 साल बाद फिर पोटैटो लीव्स में सिम्टम दिखे। तो पोटैटो लीफ में क्या सिम्टम दिखे, जो लीफ थी वो कर्ल हो जाती थी, रोल हो जाती थी, रोलिंग ऑफ लीफ, और स्प्रेड बाय ट्रांसमिशन ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ट्यूबर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो पोटैटो होता है,
पोटैटो, आलू, उसको जब हम खेत में उगाते हैं तो हम उसको आलू को ही बोते हैं, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्यूबर कहते हैं। और इस तरह किसी भी प्लांट को उगाने को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जब हम किसी प्लांट के पार्ट, किसी पौधे के पार्ट से दूसरा पौधा उगाते हैं तो उस वाले रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो जब ट्यूबर हम लगाते थे तो जैसे हमने हेल्दी ये इन्फेक्शियस ट्यूबर लगाया, इससे 3-4 पेड़ लगे, मतलब वो आलू लगे तो वो इन्फेक्शियस हो जाएंगे, ऐसे इन्फेक्शन फैलता था। फिर आते हैं हम साइंटिस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स में। तो हर किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसको अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले थे एडोल्फ मेयर, इन्होंने 1886 में प्लांट वायरस पे स्टडी की। ये जर्मन के थे, जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने टोबैको प्लांट में वेजिटेशन पढ़ा था और उसको ये नाम दिया था। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने टोबैको मोज़ाइक वायरस पे एक्सपेरिमेंट किया था। टोबैको में क्या होता था, तम्बाकू की लीव्स में एक मोज़ाइक फॉर्मेशन हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे उसमें जाला लग गया है, ठीक है, उसको हम कहते थे टोबैको मोज़ाइक। और वो ट्रांसमिट कैसे होती थी, ट्रांसमिट होती थी कि एक हेल्दी लीव को, मतलब एक ऐसा प्लांट हो जिसकी जो लीव हो वो हेल्दी हो, और दूसरा एक ऐसा प्लांट हो जिसकी जो लीव हो उस प्लांट में डिसीज़ हो। अगर हम उन दोनों को रगड़ेंगे तो वो हेल्दी वाले से मतलब डिसीज्ड वाले से जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी लीव में चला जाएगा, और जो सिम्टम्स हैं वो 10 दिन बाद उसमें अपीयर होते थे। ये रहे एडोल्फ मेयर, ये एडोल्फ मेयर है, ये एडोल्फ मेयर है। देन नेक्स्ट आता है हमारा नोट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। इसमें क्या था, मेयर कुड नॉट सक्सीड इन आइसोलेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंगी फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यूज और लीव। उस टाइम पे इन्होंने कोई भी इन्फेक्शन, मतलब जो इन्फेक्शन कर रहा है उसको वो आइसोलेट नहीं कर पाए थे कि ये इन्फेक्शन एक्चुअली हो किससे रहा है। लेकिन उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा था। फाउंडेशन स्टोन मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था जिससे ये समझ में आया था कि ट्रांसमिशन होता कैसे है, कैसे किसी एक हेल्दी प्लांट से इन्फेक्टेड प्लांट पे, मतलब एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में वायरस चला जाता है। फिर एक ये आए बर्जनिक। बर्जनिक ने कहा कि इनविजिबल फिल्ट्रेट एंड इन्फेक्शियस फ्लूइड वाज अ लिविंग मैटर एंड नेम दैट कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इन्होंने अपने अलग अलग लैंग्वेज में इन्होंने बताया कि वो एक इनविजिबल फिल्ट्रेट है। इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया फिल्टर लिया था, वो कुछ ऐसा मान लो छन्नी जैसा। तो जैसे हम जब छन्नी में कुछ छानते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे चाय पत्ती रुक जाती है और पानी अंदर चला जाता है, मतलब चाय या जो भी हमारा फिल्ट्रेट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बैक्टीरिया फ़िल्टर लिया, इसमें वो इन्फेक्शन को डाला। जब इन्फेक्शन को डाला तो इसमें इन्फेक्शन नहीं रुका, इन्फेक्शन यहाँ नीचे आ गया। तो इन्होंने, और वो दिख नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने क्या कहा, ये इनविजिबल है क्योंकि दिख नहीं रहा। फिल्ट्रेट क्यों बोला, क्योंकि फ़िल्टर होके आया था। फ्लूइड इसलिए बोला क्योंकि फ्लूइड लैंग्वेज में था। और इसको इन्होंने बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। फिर पास्टर एंड कोच आए, इनका ओपिनियन ये था कि जो पैथोजन है, पैथोजन मतलब वो होता है जो डिसीज़ कॉज करता है, तो जो पैथोजन है वो हवा के थ्रू जाता है और वो सिर्फ रात में जाता है। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जो पैथोजन है वो सिर्फ रात में जाएगा। फिर एक नोट और आती है, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो बहुत सारी डिसीजेस ऐसी मिली जिसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो पैरासाइट के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और अदर पैथोजेंस भी डिस्कवर हो गए 20th सेंचुरी में। फिर उसके बाद आते हैं इवानोस्की। इवानोस्की 1892 में आए। ये क्या थे, रशियन साइंटिस्ट थे, ये रशिया से आए थे। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब जो वायरसेस है वो इतना छोटा है और बैक्टीरिया बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, और दोनों माइक्रोस्कोपिक हैं, पर जो वायरस की साइज़ है वो बैक्टीरिया की साइज़ से छोटी है। फिर 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट, क्योंकि इसके बाद ही बहुत सारे छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे वो विजिबल हुए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर स्टैनले आए, WM स्टैनले। इन्होंने आइसोलेशन ऑफ क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस, इन्होंने क्या किया, वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में ले आ दिया। क्रिस्टल का मतलब ये होता है, जैसे हम देखते हैं समुद्र से नमक निकाला जाता है, तो कैसे निकालते हैं, समुद्र में पहले नमक घुला हुआ होता है, फिर हम उसको हीट करते हैं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स फॉर्म में आ जाता है, ये क्यूब ऐसे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इन्होंने वायरस का भी क्रिस्टल फॉर्म बना दिया। उससे क्या होता है, स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाता है। इन्होंने कैसे बनाया था, टबैको प्लांट की
सैप को अमोनियम सल्फेट में मिला के, इन्होंने अमोनियम सल्फेट के साथ जो टबैको प्लांट का सैप था, सैप मतलब होता है रस, जैसे ये लीव है, तो लीव को जब हम कूटते हैं, उसको कूटेंगे या उसको मिक्सी में डालेंगे तो क्या होगा, इसका एक रस निकलेगा, मतलब एक जूसी फ्लूइड टाइप निकलेगा, उसको वो होता है एक्चुअली में लीफ सैप। उसको अमोनियम सल्फेट के साथ इन्होंने रिएक्ट मतलब बनाया, कुछ किया और उससे क्रिस्टल फॉर्म हो गया, उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी की, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। दैट वाज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इन्होंने, ये नोबेल लॉरेट थे। नोबेल लॉरेट का मतलब होता है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था रिसर्च पेपर के लिए, isolation of crystalline protein posing the properties of the TMV. TMV is a common name for tobacco mosaic virus. तो जब tobacco mosaic virus को शॉर्ट फॉर्म में हम TMV कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, जैसे सारे जो लोग भी PhD करते हैं वो पहले एक पेपर पब्लिश करते हैं, तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, वो पेपर इतना अच्छा था कि इनके उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ा प्राइज़ होता है। ये स्टैनले हैं, WM स्टैनले। फिर उसके बाद 1940 की बात आती है। 1940 में ये पता चला कि वायरस क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नोन एज वायरॉन्स, वो वायरॉन्स से बने हुए थे। फिर एक ये आए लूरिया जी, 1950 और 1960s, मतलब 1950 से 1960 तक उन्होंने काम किया था, और ये डोनल आए, इन्होंने ये पॉइंट आउट किया दैट वायरसेस हैज़ DNA एंड RNA। In virus, RNA and DNA are present which cause रिप्रोडक्शन इन लिविंग सेल। तो उन्होंने ये बताया, इन्होंने ये पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट करना मतलब किसी चीज़ को उजागर करना, उन्होंने ये चीज़ उजागर की कि जो वायरस होता है उसमें DNA और RNA प्रेजेंट रहते हैं। DNA या RNA, यहाँ पे और होना चाहिए था, DNA और RNA दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है, जो क्या कॉज करता है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में भी रिप्रोडक्शन कॉज कराने के लिए, रिप्रोडक्शन नहीं, एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा वो DNA या RNA होता है। तो इन्होंने ये बताया कि जो वायरस है उसमें भी DNA और RNA होता है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल हमारे जैसा ही है, इंसानों जैसा ही है। फिर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ वायरसेस। अब जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से रीड किया वायरसेस को, तो सब ने अलग अलग तरीके से उसको डिफ़ाइन भी किया। क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कभी हम एक ही चीज़ को देखते हैं, अगर एक ही चीज़ को हम 4 लोग देख रहे हैं तो अलग अलग व्यू से देखते हैं और अलग अलग चीज़ें हमें उसमें समझ में आती है। ऐसे ही जब अलग अलग साइंटिस्ट ने वायरस की स्टडी की तो उन्होंने उसको अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा। जैसे ग्रीन थे, ग्रीन ने 1935 में डिफ़ाइन किया वायरस को, द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी कंसीडरिंग टिपिकल ऑफ लाइफ। अगर तुम लिविंग स्ट्रक्चर को देखो, अगर तुमको डिफ़ाइन करना हो कि कोई भी आदमी ज़िंदा है, तो हम उसके लिए कोई ना कोई बेसिक पॉइंट लेते हैं। जैसे कोई आदमी ज़िंदा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सांस लेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो वायरस है वो सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे छोटा, एकदम स्मॉलेस्ट, एकदम बहुत ही ज़्यादा छोटा पॉइंट है जिसमें रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी होती है। और सिंस उसमें रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी होती है, हम ये कह सकते हैं कि वो लाइफ लिविंग है, जिंदा है, ठीक है। फिर इन्होंने लूरिया जी आए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो 1953 में इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी। उन्होंने क्या दी, सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़। मतलब एंटिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब एंटिटी मतलब एक यूनिट, एक छोटा सा पार्टिकल। सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटी मतलब एक जो सब माइक्रोस्कोपिक है, जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, वो बीइंग कैपेबल ऑफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू स्पेसिफिक लिविंग सेल, जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो जिंदा सेल के अंदर जा सकता है। एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसके अंदर ये एंटिटी है कि वो बड़े लिविंग सेल के अंदर जा सकता है और उसमें ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे ये एक आया था तो ये 2 हो जाएगा, ये सिर्फ ये लिविंग सेल के अंदर कर सकता है। देन E.C. बाउडेन आए, इन्होंने 1964 में दिया डेफिनेशन। वो डेफिनेशन क्या थी, वायरसेस आर सम माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिव एंटिटीज़। तो देखो सारे जो पॉइंट्स हैं, जो तीनों डेफिनेशन है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं बट डिफरेंट हैं। कुछ कुछ पॉइंट इनमें ऐड किए गए हैं और कुछ कुछ पॉइंट हटाए गए हैं। जैसे ये थर्ड वाले, इन्होंने क्या कहा था, वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक, जो लूरिया ने भी कहा था दैट दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक, और ग्रीन ने भी कहा था स्मॉलेस्ट यूनिट, विच रियली मीन्स दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक। इन्फेक्टिव एंटिटीज़ मतलब वो ऐसे एंटिटीज़ हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इन्फेक्शन करवाते हैं, दैट मल्टीप्लाई ओनली
इंट्रासेलुलरली एंड पोटेंशियली पैथोजेनिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायरसेस बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और डिवाइड होते हैं। मल्टीप्लाई का यहाँ मतलब है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन शो करते हैं ओनली इंट्रासेलुलरी, मतलब सिर्फ सेल के अंदर ही, मतलब किसी लिविंग सेल के अंदर ही वो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। एंड दीज आर पोटेंशियली पैथोजेनिक। पोटेंशियली पैथोजेनिक का मतलब है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डिसीज़ कॉज करेगा। पैथोजन वर्ड का ही मतलब होता है कि वो डिसीज़ कॉज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब इट इफ़ यू वांटेड टू बी फर्दर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप उसको बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।